चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, कि एक ऑब्जेक्ट क्या होता है। एन ऑब्जेक्ट इज समथिंग और somebody that receives an action. It is something or somebody that an action is acted upon. दोस्तों, ऑब्जेक्ट वाक्य में उस व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को कहते हैं, यानी कि नेम ऑफ ए पर्सन, ए प्लेस और ए थिंग एटसेट्रा को कहते हैं, जो वाक्य में आने वाली वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है, यानी कि जिस पर वाक्य में आने वाली वर्ब के कार्य का प्रभाव पड़ता है। जो वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के वाक्य में वाक्य का अर्थ कंप्लीट नहीं कर पाती, उन वर्ब को हम ट्रांसिटिव वर्ब्स कहते हैं। इन वर्ब्स को वाक्य का अर्थ कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। चलिए इन्हीं बातों को हम एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। जिन वाक्यों में हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, उन वाक्यों का सिंटैक्स कुछ इस प्रकार होता है: सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और जो वर्ब हम वाक्य में यूज करते हैं या जिस वर्ब का प्रयोग वाक्य में किया जाता है, वो ट्रांसिटिव वर्ब होती है। यह वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के वाक्य का अर्थ कंप्लीट नहीं कर पाती। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा इन्हीं बातों को हम समझेंगे, और एग्जाम्पल्स के लिए हमने यहाँ कुछ वाक्य लिए हैं। हमारा पहला वाक्य है सीता कट्स फ्रूट्स, कि सीता फल काटती है। सीता वाक्य का सब्जेक्ट है, कट्स वाक्य की वर्ब है और फ्रूट्स वाक्य का ऑब्जेक्ट है। सीता कट्स, सीता काटती है। जब सीता काटती है तो क्या कटता है? फ्रूट्स कटते हैं, फल कटते हैं, यानी कि वाक्य में आई क्रिया का प्रभाव फ्रूट्स पर पड़ता है। तो जो फ्रूट्स है वो वाक्य का ऑब्जेक्ट है। अगर हम सिर्फ इतना लिखें शी कट्स, वह काटती है, तो यह वाक्य अधूरा होगा। यहाँ कट्स जो है वो एक ट्रांसिटिव वर्ब है। इसको अपना वाक्य कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए। हमें यह बताना पड़ेगा कि क्या काटा जा रहा है या क्या कटता है, कि व्हाट डज सीता कट, सीता क्या काटती है, यह हमें बताना होगा, तभी हमारा वाक्य कंप्लीट होगा। तो इसलिए कट एक ट्रांसिटिव वर्ब है, जिसे अपना वाक्य कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। इसी तरह हमारा दूसरा वाक्य है माई टीचर गेव मी ए बुक, कि मेरे अध्यापक ने मुझे एक किताब दी थी। यहाँ पर माई टीचर वाक्य में सब्जेक्ट है, गेव वाक्य की वर्ब है, मी वाक्य का ऑब्जेक्ट है और ए बुक भी वाक्य का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आए हैं। एक तो वो जो वस्तु दी गई है और एक वो जिसको वस्तु दी गई है। यहाँ पर दोस्तों गेव एक डाई ट्रांसिटिव वर्ब है। इसको अपना अर्थ कंप्लीट करने के लिए दो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। पहला तो हमें यह बताना होगा कि व्हाट डिड माय टीचर गिव, कि मेरे टीचर ने क्या दिया था। दूसरा हमें यह बताना होगा whom did
माई टीचर गिव, कि मेरे टीचर ने किसको दिया था। अगर हम इन दोनों बातों का आंसर वाक्य में दे देते हैं तभी हमारा वाक्य कंप्लीट होगा। और इसीलिए हमें वाक्य कंप्लीट करने के लिए दो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। और गिव यहाँ पर एक ट्रांसिटिव वर्ब है, यह बिना ऑब्जेक्ट्स के अपना वाक्य कंप्लीट नहीं कर पाती। यानी कि अगर हम ऑब्जेक्ट्स वाक्य में नहीं लिखेंगे तो वाक्य का जो सेंस होगा, जो मीनिंग होगा, वो कंप्लीट नहीं होगा। इसी तरह हमारा तीसरा जो वाक्य है वो है आई रिसीव्ड योर मैसेज, कि मुझे तुम्हारे संदेशे मिले थे। तो आई वाक्य का सब्जेक्ट है, रिसीव्ड वाक्य की वर्ब है, योर मैसेज वाक्य का ऑब्जेक्ट है। तो रिसीव्ड एक ट्रांसिटिव वर्ब है। अगर हम यह लिखते हैं कि आई रिसीव्ड, मुझे मिले थे, तो हम यह बताना होगा कि मुझे क्या मिले थे। व्हाट डिड आई रिसीव, कि मुझे क्या मिला था या क्या मिले थे। तो जब तक हम इस बात का जवाब वाक्य में नहीं देते तब तक हमारा वाक्य कंप्लीट नहीं होता। इसीलिए रिसीव जो है वो एक ट्रांसिटिव वर्ब है, उसे अपना वाक्य कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। हमारा फोर्थ वाक्य है, यानी फोर्थ सेंटेंस है, आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। तो आई वाक्य का सब्जेक्ट है, नो वाक्य की वर्ब है, हिम वाक्य का ऑब्जेक्ट है। नो जो वर्ब है वो डुअल नेचर की वर्ब है, यानी कि यह वर्ब इंट्रांसिटिव भी है और ट्रांसिटिव भी है। इंट्रांसिटिव से मतलब यह है कि नो वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के भी अपने वाक्य का अर्थ कंप्लीट कर लेती है। अगर मैं कहूँ आई नो, मैं जानता हूँ, तो भी वाक्य का अर्थ कंप्लीट है। लेकिन अगर मैं नो वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लगाऊं तो भी वाक्य का अर्थ कंप्लीट होगा। आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। जब हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं तब हम यह इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हम किसे जानते हैं या फिर हम क्या जानते हैं। चलिए, यहाँ से हमें यह पता चला कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और जो वर्ब्स अपने साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग करती है वाक्य में अर्थ कंप्लीट करने के लिए, वो ट्रांसिटिव वर्ब कहलाती हैं। अब हम आगे देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि एक ऑब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि एक ऑब्जेक्ट 3 प्रकार का होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉग्निट ऑब्जेक्ट। अब इन्हीं तीनों टाइप्स को हम आगे डिटेल में देखेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। व्हाट इज एन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट something, someone which receives the action of the verb directly। वाक्य में आया वो व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि जो कि वाक्य में ऑब्जेक्ट का काम करे और उस ऑब्जेक्ट पे वाक्य में आई वर्ब के कार्य का प्रभाव डायरेक्ट यानी कि बिल्कुल सीधे तौर पर पड़े, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसी बात को हम एग्जाम्पल्स के द्वारा समझेंगे। एग्जाम्पल्स के लिए हमने यहाँ कुछ वाक्य लिए हैं, सेंटेंसेस लिए हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, ही रीड्स ए लेटर, कि वह एक पत्र यानी कि खत पढ़ता है।
तो इस वाक्य में ही वाक्य का सब्जेक्ट है, रीड्स वाक्य की वर्ब है, ए लेटर वाक्य का ऑब्जेक्ट है। तो इस वाक्य में वह क्या पढ़ता है, वह एक खत पढ़ता है, एक लेटर पढ़ता है, यानी कि वाक्य में जो वर्ब आई है उसका एक्शन है पढ़ना, और क्या पढ़ा जा रहा है, लेटर। तो इस वर्ब के एक्शन का जो प्रभाव है वो सीधा लेटर पर पड़ रहा है। तो ए लेटर जो है ये वाक्य का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हमारा दूसरा जो वाक्य है वो है राधा किक्ड द बॉल, कि राधा ने बॉल को लात मारी थी। तो राधा ने किस चीज को लात मारी थी, बॉल को। राधा इस वाक्य का सब्जेक्ट है, किक्ड वाक्य की वर्ब है, और द बॉल है वो वाक्य का ऑब्जेक्ट है। क्योंकि बॉल को लात मारी गई है तो किक जो वर्ब है उसका जो अर्थ, किक का मीनिंग होता है, अर्थ होता है, वो होता है लात मारना, और लात मारी गई है बॉल को। तो इस वर्ब के एक्शन यानी कार्य का सीधा प्रभाव बॉल पर पड़ रहा है। तो ये जो बॉल है ये वाक्य में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हमारा तीसरा जो वाक्य है वो है आई लाइक हर, मैं उसे पसंद करता हूं। आई वाक्य का सब्जेक्ट है, लाइक वाक्य की वर्ब है, हर वाक्य का ऑब्जेक्ट है। तो जो इस वाक्य में वर्ब आई है लाइक, उसका कार्य है पसंद करना, और पसंद किसे किया जा रहा है, हर, उसे। तो इस वर्ब के एक्शन का प्रभाव हर पर पड़ रहा है। तो हर यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसी तरह हमारा चौथा वाक्य है टीचर बीट राहुल, कि जो अध्यापक है उसने राहुल को पीटा। तो यहाँ पर जो वाक्य में सब्जेक्ट है वो टीचर, वर्ब बीट, और राहुल वाक्य का ऑब्जेक्ट है। बीट वर्ब का अर्थ है पीटना, और पीट कौन रहा है, राहुल। तो इस वर्ब के एक्शन का प्रभाव सीधा राहुल पर पड़ रहा है। तो यहाँ पर राहुल वाक्य का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि जितने भी सेंटेंसेस एग्जांपल्स में हमने लिए हैं उन सभी में एक ही ऑब्जेक्ट है। तो इसलिए वाक्य में एक ऑब्जेक्ट के होने के कारण वाक्य की वर्ब के कार्य का प्रभाव सीधे तौर पर यानी कि डायरेक्टली उसी ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा। और इसीलिए जिस वाक्य में एक ही ऑब्जेक्ट होता है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वही वाक्य का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। परंतु यदि वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हों तो तब हमें यह डिसाइड करना होता है कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। इस बात पर चर्चा हम इसी लेक्चर में आगे करेंगे, और हम वहां देखेंगे कि वाक्य में अगर दो ऑब्जेक्ट हो तो हम यह कैसे पहचानेंगे कि उन दोनों में से कौन सा ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब हम बात करते हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। व्हाट इज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट? Indirect object, something, someone which receives the action of a verb indirectly. This object is beneficiary of the direct object. दोस्तों, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाक्य में आए उस व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम यानी नेम हुए प्लेस, पर्सन और थिंक को कहते हैं, जिस पर वाक्य में आई वर्ब यानी क्रिया का प्रभाव इनडायरेक्टली
पड़ता है, मतलब जिस पर वाक्य में आई क्रिया के कार्य का प्रभाव सीधे तौर पर नहीं पड़ता, प्रत्यक्ष रूप से न पढ़कर परोक्ष रूप से पड़ता है। दूसरा, इस ऑब्जेक्ट को वाक्य में आए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का लाभ मिलता है। इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब वाक्य में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है तो उसके साथ एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है। अगर वाक्य में एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो उस वाक्य में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाक्य में हमेशा एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ ही आता है, और इसलिए कि वाक्य में आई क्रिया का सबसे पहला प्रभाव सीधे तौर पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, फिर उस प्रभाव को जो रिसीव करता है, ग्रहण करता है, वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि वाक्य में आई वर्ब का प्रभाव सबसे पहले वाक्य में आए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर पड़ता है और उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। इसलिए वाक्य में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, और इसीलिए हम कहते हैं कि वाक्य में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का लाभ मिलता है। और यह लाभ कैसे मिलता है, यह हम एग्जाम्पल्स के द्वारा समझेंगे। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स के तौर पे हमने यहाँ कुछ वाक्य लिए हैं। हमारा पहला वाक्य है, ही गेव मी ए गिफ्ट, कि उसने मुझे एक उपहार दिया। इस वाक्य में ही वाक्य का सब्जेक्ट है, गेव वाक्य की वर्ब है, मी वाक्य का ऑब्जेक्ट है, ए गिफ्ट वाक्य का ऑब्जेक्ट है। हम यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले गिफ्ट दिया गया है, ही गिव ए गिफ्ट, सबसे पहले गिफ्ट दिया गया है, तो यानी कि इस वर्ब का डायरेक्ट प्रभाव गिफ्ट पर पड़ रहा है। उसके बाद यह गिफ्ट मुझे मिला, यानी कि पहले तो इस वर्ब का जो इफ़ेक्ट है, डायरेक्ट प्रभाव गिफ्ट पर पड़ा और उसके बाद यह मुझ पर पड़ा। कहने का मतलब ये है कि इस गिफ्ट का लाभ मुझे मिला। गिफ्ट किसको मिला? मुझे। इसका लाभ भी मुझे मिला। तो यहाँ पर जिस क्रिया का जिस ऑब्जेक्ट पर सीधा प्रभाव पड़ता है, डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है, उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जिस पर इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ता है, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का लाभ मिलता है, उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसी तरह हमारा जो दूसरा वाक्य है वो है, शी राइट्स हर मदर ए लेटर, कि वह अपनी माता को एक पत्र लिखती है। तो सबसे पहले शी वाक्य का सब्जेक्ट है, राइट्स वाक्य की वर्ब है, हर मदर एक ऑब्जेक्ट है, ए लेटर भी एक ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले पत्र लिखा गया, यानी कि राइट वर्ब का जो सीधा प्रभाव है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा, जो कि एक लेटर है। उसके बाद वह उसकी माता को मिला, ठीक है। यानी कि इस पत्र का लाभ, यानी पत्र किसको लिखा गया? उसकी माता को, तो उसका लाभ उसकी माता को मिल रहा है। तो यहाँ पर ए लेटर जो लिखा गया है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जिसको वो लेटर मिल रहा है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जैसे कि हमारे पहले वाक्य में था, जो मिल रहा है वो गिफ्ट है, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जिसको मिल रहा है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसी तरह हमारा तीसरा वाक्य है, रमेश टीचिज अस इंग्लिश, कि रमेश हमें इंग्लिश पढ़ाता है। तो रमेश वाक्य का सब्जेक्ट है, टीच वाक्य की वर्ब है, अस एक ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश भी एक ऑब्जेक्ट है। तो पढ़ाया क्या जा रहा है? सबसे पहले इंग्लिश, तो यह वाक्य का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और किसको पढ़ाया जा रहा है? अस, हमें, यानी कि इंग्लिश पढ़ाने का लाभ हमें मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, फिर कोई पढ़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि जिस पढ़ाने का जो लाभ है वो अस को मिल रहा है, तो अस यहाँ पर इनडायरेक्ट
ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले टीच वर्ब का जो प्रभाव है वो इंग्लिश वर्ड पर पड़ रहा है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसके बाद उसका लाभ अस को मिल रहा है। इसी तरह हमारा जो चौथा वाक्य है, द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड मी ए न्यू मेडिसिन, कि जो डॉक्टर है उसने मुझे नई दवा की सलाह दी। तो यहाँ पर द डॉक्टर वाक्य का ऑब्जेक्ट है, प्रिस्क्राइब्ड वर्ब है, मी एक ऑब्जेक्ट है, ए न्यू मेडिसिन एक ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले दवाई प्रिस्क्राइब की गई, फिर वो मुझे मिलेगी, यानी कि और उस दवाई का लाभ भी मुझे ही मिलेगा। तो यहाँ पर जो न्यू एडिशन है जिस पर इस क्रिया का सबसे पहले प्रभाव पड़ेगा वो न्यू एडिशन है, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद न्यू एडिशन के बाद इसका प्रभाव मुझ पर पड़ेगा, मतलब उसका लाभ मुझे मिलेगा, तो वो मी यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मोस्ट टिपिकली यानी ज़्यादातर वाक्य के अंदर कोई लिविंग बीइंग यानी कि एनिमेट बीइंग होता है, ऐसी वस्तु जिसके अंदर जान हो, जैसे कोई व्यक्ति या कोई जानवर। लेकिन कभी कभी किस्से कहानियों में हमने स्टोरीज में हमने देखा होगा कि पत्थर भी, पहाड़ भी, किताबें, मेज आदि बातें करने लगते हैं। उनको हम ऐसे दिखाते हैं जैसे कि उनके अंदर जान हो। तो इस केस में ऐसी चीज़ें जिनके अंदर हम सामान्यतः देखते हैं कि जान नहीं होती, यानी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, लेकिन कि कहानियों में उनको ऐसा दिखाया गया है कि उनके अंदर जान है, तो उस केस में ऐसी चीज़ें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाक्य में हो सकती हैं। दूसरा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाक्य में हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ आता है, जैसा कि हमने पहले इसके बारे में डिस्कस किया। इसको हम थोड़ा और समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं कुछ वाक्य लिखता हूँ। हमारा पहला वाक्य है ही टीचेज इंग्लिश, कि वह इंग्लिश पढ़ाता है। तो इस वाक्य में ही वाक्य का सब्जेक्ट है, टीचेज वाक्य की वर्ब है और इंग्लिश वाक्य का ऑब्जेक्ट है। क्योंकि इस वाक्य में एक ही ऑब्जेक्ट है तो इंग्लिश इस वाक्य का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसी तरह हमारा दूसरा वाक्य है ही टीचेज अस, कि वह हमें पढ़ाता है। तो यहाँ पर ही वाक्य का सब्जेक्ट है, टीचेज वाक्य की वर्ब है और अस वाक्य का ऑब्जेक्ट है। क्योंकि इस वाक्य में भी एक ही ऑब्जेक्ट है अस, यानी कि हमें, तो यह भी वाक्य का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से एक बात स्पष्ट हुई, अगर वाक्य के अंदर एक ही ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होता है। अब एक वाक्य और देखते हैं। ही टीचेज अस इंग्लिश, कि वह हमें इंग्लिश पढ़ाता है। यहाँ पर ही वाक्य का सब्जेक्ट है, टीचेज वाक्य की वर्ब है, अस एक ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश भी एक ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों यहाँ पर वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हैं। पढ़ाया क्या जा रहा है, सबसे पहले इंग्लिश, तो यह इस ऑब्जेक्ट पर
वर्ब का डायरेक्ट इफेक्ट यानी कि सीधा प्रभाव पड़ रहा है, तो यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और उसके बाद उस जो पढ़ाया जा रहा है उस चीज़ को पढ़ कौन रहा है? हम, यानी कि इंग्लिश पढ़ाने का लाभ हमें मिल रहा है, तो यहाँ पर अस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दोस्तों हमने देखा जब ये दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग दो वाक्यों में लिखे गए थे तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट थे, लेकिन जब इन दोनों ऑब्जेक्ट को हमने एक वाक्य में लिख दिया तो वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हो गए। उसमें से एक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक लिविंग बीइंग है जिसके अंदर जान है, ठीक है। दूसरा कि इसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का लाभ मिल रहा है। तो यहाँ से यह बात स्पष्ट होती है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा वाक्य में एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ आता है जिसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का लाभ मिलता है। चलिए मैं आशा करता हूँ यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कॉग्नेट ऑब्जेक्ट की। व्हाट इज ए कॉग्नेट ऑब्जेक्ट, कि कॉग्नेट ऑब्जेक्ट क्या होता है? Cognate object, an object which is similar to the meaning and the noun form of the verb in the sentence is known as the cognate object। दोस्तों एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका मीनिंग अर्थात अर्थ वाक्य में आई वर्ब के मीनिंग अर्थात अर्थ के समान हो। दूसरा वाक्य में आई ऑब्जेक्ट का स्वरूप वाक्य में आई वर्ब की संज्ञा स्वरूप यानी नाउन फॉर्म के जैसा ही हो। चलिए दोस्तों इन्हीं बातों को हम एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल्स के लिए हमने यहाँ कुछ वाक्य लिए हैं। हमारा पहला वाक्य है राधा सिंग्स ए सॉन्ग, कि राधा एक गाना गाती है। तो दोस्तों राधा वाक्य का सब्जेक्ट है, सिंग्स वाक्य की वर्ब है और ए सॉन्ग वाक्य का ऑब्जेक्ट है। अगर हम वाक्य की वर्ब सिंग के नाउन फॉर्म यानी संज्ञा रूप को देखें तो वो सॉन्ग होता है। सिंग वाक्य की वर्ब है तो इसका अर्थ होगा गाना गाना, और सॉन्ग वाक्य का ऑब्जेक्ट है तो इसका अर्थ है गाना या गीत। दोस्तों क्योंकि सिंग वाक्य की वर्ब है तो इसके अर्थ में एक्शन यानी कि कार्य करने का भाव होता है, लेकिन सॉन्ग वाक्य का ऑब्जेक्ट है और एक नाउन है तो इसके अर्थ में कार्य करने का भाव नहीं होता। इसलिए सॉन्ग का अर्थ होता है गाना या गीत, जबकि सिंग का अर्थ होता है गाना गाना या गीत गाना। बाकी दोनों का अर्थ हम देखें तो एक जैसा ही है, दोनों के अर्थ में भेद नहीं है, यानी कि दोनों का मीनिंग सिमिलर है। इसी तरह हमारा दूसरा वाक्य है दे रन ए रेस, कि वो एक दौड़ दौड़ते हैं। यहाँ पर दे वाक्य का सब्जेक्ट है, रन वाक्य की वर्ब है और ए रेस वाक्य का ऑब्जेक्ट है। वाक्य की वर्ब रन का नाउन फॉर्म रेस होता है जो कि वाक्य का ऑब्जेक्ट भी है। क्योंकि रन वर्ब है तो इसके अर्थ में एक्शन यानी कि कार्य करने का भाव होता है। रेस एक नाउन है तो इसके अंदर एक्शन या कार्य करने का भाव नहीं होता। तो रन का जो अर्थ होता है वो अपने आप में एक्शन का भाव लिए होता है। तो रन का अर्थ होता है दौड़ना या भागना, जबकि रेस का अर्थ होता है दौड़। इसी तरह
हमारा तीसरा जो वाक्य है वो है ही आल्सो फॉट ए फाइट, कि उसने एक लड़ाई भी लड़ी थी। तो यहाँ पर ही वाक्य का सब्जेक्ट है, फोर्ट वाक्य की वर्ब है, ए फाइट वाक्य का ऑब्जेक्ट है, और आल्सो वाक्य में आया एक एडवर्ब है। अगर हम वाक्य में आई वर्ब फोर्ट को देखें तो यह है वर्ब की पास्ट फॉर्म है, इसका प्रेजेंट फॉर्म फाइट होगा, और फाइट का नाउन फॉर्म फाइट ही होता है, जो कि वाक्य में आया ऑब्जेक्ट भी है। और वर्ब के अर्थ में एक्शन होता है, तो जब हम फाइट वर्ड का यूज वर्ब की तरह करेंगे तो इसका अर्थ होगा लड़ाई करना या लड़ना। इसी तरह जब हम फाइट वर्ड का यूज नाउन के रूप में करेंगे तो इसका अर्थ होगा लड़ाई। इसी तरह हमारा चौथा वाक्य है शी ड्रीम्ड ए ड्रीम, कि उसने एक सपना देखा। ड्रीम्ड वाक्य में आई वर्ब की पास्ट फॉर्म है, इसकी प्रेजेंट फॉर्म ड्रीम होती है, और इसका नाउन फॉर्म भी ड्रीम ही होता है। अगर इस वर्ड का यूज हम वर्ब की तरह करेंगे तो इसके अर्थ में एक्शन यानी कि कार्य करने का भाव होगा, तो इसलिए इसका अर्थ होगा ख्वाब देखना या सपना देखना। जबकि अगर हम इसका वर्ड अर्थ यूज नाउन के रूप में करेंगे तो इसका अर्थ होगा सपना या ख्वाब, और नाउन फॉर्म का यूज हमने वाक्य में ऑब्जेक्ट के रूप में किया है। यहाँ जितनी भी वर्ब आई है उन सभी की नाउन फॉर्म को हमने वाक्यों में ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया है। और दूसरा, यहाँ पर वर्ब के और वाक्य में आई ऑब्जेक्ट जो कि वर्ब की ही नाउन फॉर्म है के अर्थ में ज़्यादा भेद नहीं है। अगर हम यहाँ पर रन वर्ड को देखें, रन मैंने दौड़ना, तो वो एक क्रिया है, तो उसके अर्थ में एक्शन का भाव है। रन मतलब दौड़ना या दौड़ लगाना। लेकिन जब रन की नाउन फॉर्म को हम देखते हैं जो कि रेस है, तो उसका अर्थ होगा दौड़। उसके अर्थ में एक्शन या कार्य करने का भाव नहीं होता। बाकी दोनों के अर्थ में कोई भेद नहीं है। रन का अर्थ है दौड़ लगाना और रेस का अर्थ है दौड़। इसी तरह सिंग और सॉन्ग जिसका हमने डिस्कस किया था कि सिंग एक वर्ब है, तो इसका अर्थ होगा गाना गाना या गीत गाना। जबकि नाउन फॉर्म का हम देखें तो उसका अर्थ होगा गाना या गीत। नाउन फॉर्म के अर्थ में एक्शन या कार्य करने का भाव नहीं होता, जबकि वर्ब फॉर्म के अर्थ में एक्शन या कार्य करने का भाव होता है। बाकी दोनों का अर्थ एक जैसा ही है। तीसरी जो हमारी एक वर्ब है वो है फाइट। अगर फाइट को हम वर्ब की तरह यूज करते हैं तो उसका अर्थ होगा लड़ाई करना। जबकि फाइट को अगर हम नाउन के रूप में जो कि वाक्य का ऑब्जेक्ट है की तरह यूज करें तो उसका अर्थ होगा लड़ाई। दोनों एक का वर्ब फॉर्म में अर्थ होगा लड़ाई करना और ऑब्जेक्ट फॉर्म में नाउन फॉर्म में अर्थ होगा लड़ाई। बाकी दोनों के अर्थ में कोई भेद नहीं है। इसी तरह हमारा जो चौथा वर्ब है जिसकी नाउन फॉर्म को हमने वाक्य में ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया है वो है ड्रीम। ड्रीम को अगर हम वर्ब की तरह यूज करें तो इसका अर्थ होगा ख्वाब देखना या सपना देखना। जबकि इसी फॉर्म को हम नाउन या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करें तो इसका अर्थ होगा ख्वाब या सपना। अगर वर्ब की तरह हम इसको यूज करते हैं तो इसके अर्थ में एक्शन यानी कार्य करने का भाव होगा और नाउन फॉर्म में एक्शन या कार्य करने का भाव नहीं होता। बाकी दोनों के अर्थ में कोई भेद नहीं है। एक का अर्थ है सपना देखना या ख्वाब देखना जो कि क्रिया रूप है,
और दूसरे का अर्थ है सपना या ख्वाब, जो कि नाउन यानी कि संज्ञा रूप है। कॉग्नेट ऑब्जेक्ट के बारे में हमें एक बात और याद रखनी चाहिए कि वो कॉग्नेट ऑब्जेक्ट जिन वर्ब्स के साथ आता है वो वर्ब डुअल नेचर की होती हैं, अर्थात वो वर्ब ट्रांसिटिवली और इनट्रांसिटिवली दोनों तरह से प्रयोग में आ सकती हैं। अगर हम उनको ट्रांसिटिव वे में प्रयोग करें तो वो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेके चलती हैं, मतलब वो अब वाक्य में ऑब्जेक्ट के साथ आएंगी और तभी वाक्य का अर्थ कंप्लीट होगा। लेकिन यही वर्ब इनट्रांसिटिव वे से भी प्रयोग की जा सकती हैं, तब ये वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के आती हैं और तब भी ये वाक्य का अर्थ कंप्लीट कर देती हैं। चलिए इसी पॉइंट को यानी कि इसी महत्वपूर्ण बात को हम एग्जाम्पल्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ हमने जो वाक्य लिए हैं एग्जाम्पल्स के तौर पे, हम उनके ऑब्जेक्ट को एक बार हटा देते हैं। अब जो सेंटेंसेस हैं इन सेंटेंसेस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है। अब इन वर्ब्स का प्रयोग हम इनट्रांसिटिव तरीके से कर रहे हैं। तो हमारा पहला वाक्य बनता है राधा सिंग्स, राधा गाती है। तो यह वाक्य, इस वाक्य का अर्थ कंप्लीट है। राधा सिंग्स, राधा गाती है। हमें पता है कि राधा क्या गाती है, राधा गाती होगी तो कोई गाना ही गाती होगी ना। लेकिन फिर भी अगर हम इसमें एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं कि राधा क्या गाती है, तो हम इसके साथ इसका ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग लिख सकते हैं। इसी तरह हमारा दूसरा वाक्य है दे रन, वे दौड़ते हैं। यह वाक्य अपने आप में पूर्ण है यानी कि कंप्लीट है, लेकिन फिर भी हम इसमें एक इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं और यह बताना चाहते हैं कि वो क्या दौड़ते हैं, तो हम इसमें ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं, तब भी इसका अर्थ पूर्ण ही होगा। ही आल्सो फॉट, वह भी लड़ा था। तो इस वाक्य का अर्थ कंप्लीट है, लेकिन इसमें हम एक इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं कि वो क्या लड़ा था, तो हम इसमें ऑब्जेक्ट ए फाइट लिख सकते हैं। इसी तरह हमारा जो चौथा वाक्य है शी ड्रीम्ड, कि उसने सपना देखा था या उसने ख्वाब देखा था। तो यह वाक्य अपने आप में कंप्लीट है, लेकिन इसमें हम एक इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं कि उसने क्या देखा था, तो हम इसमें ए ड्रीम ऐड कर सकते हैं एज ए ऑब्जेक्ट, कि उसने एक सपना देखा था। ये जितनी भी हमारी वर्ब्स हैं इनके साथ इनकी नाउन फॉर्म ही ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकती है। दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि कॉग्नेट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। कॉग्नेट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका अर्थ यानी कि मीनिंग वाक्य में आई वर्ब के अर्थ यानी मीनिंग के सिमिलर यानी कि समान होता है। दूसरा, जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो वाक्य में आई वर्ब की ही नाउन फॉर्म यानी कि संज्ञा रूप होते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए यह जानने की कोशिश करेंगे कि हम वाक्यों में ऑब्जेक्ट्स की पहचान कैसे कर सकते हैं। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स इन द सेंटेंसेस। दोस्तों, अगर हमें वाक्यों में ऑब्जेक्ट्स की पहचान करनी है तो हमें व्हाट और हुम से यानी कि क्या और किसको से क्वेश्चन करने पड़ेंगे। चलिए देखते हैं। दोस्तों, एग्जाम्पल्स के लिए हमने यहाँ कुछ वाक्यों को लिया है। हमारा पहला वाक्य है आई हेट
दिस स्मेल, कि मुझे इस गंध से नफरत है। तो दोस्तों हमें यहाँ क्वेश्चन करना पड़ेगा कि व्हाट डू आई हेट, कि मुझे किस चीज़ से नफरत है, या क्या चीज़ है जिससे मुझे नफरत है। तो मुझे आंसर मिलेगा दिस स्मेल, और यही वाक्य का ऑब्जेक्ट है। इसी तरह हमारा जो दूसरा सेंटेंस है वो है आई सा ए टैक्सी, कि मैंने एक टैक्सी देखी थी। तो हमें यह क्वेश्चन करना पड़ेगा कि व्हाट डिड आई सी, कि मैंने क्या देखा था। हमें आंसर मिलेगा ए टैक्सी, और यही वाक्य का ऑब्जेक्ट है। इसी तरह हमारा तीसरा जो एग्जाम्पल है वो है आई लाइक दैट डॉल, कि मुझे यह गुड़िया पसंद है। तो हमें यह क्वेश्चन करना पड़ेगा कि व्हाट डू आई लाइक, कि मुझे क्या पसंद है। तो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा दैट डॉल। अब देखिए दोस्तों, जब हमें व्हाट से क्वेश्चन करते हैं और हमें जो आंसर मिलते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में, वो सभी नॉन लिविंग थिंग यानी कि निर्जीव वस्तुएं होती हैं। अगर हमारा सेंटेंस होता कि आई लाइक हिम, कि मैं उसे पसंद करता हूँ, तो हमारा जो क्वेश्चन होता वो हुम से होता कि हुम डू आई लाइक, कि मैं किसे पसंद करता हूँ। तो आंसर मिलता हिम। तो दोस्तों जब हमारा वाक्य में जो ऑब्जेक्ट होता है वो निर्जीव वस्तु यानी कि नॉन लिविंग थिंग होता है, तो क्वेश्चन होता है व्हाट से। और जब हमारा वाक्य में जो ऑब्जेक्ट होता है वो आपका एक लिविंग थिंग होता है यानी संजीव वस्तु होता है, तो जो हमारा क्वेश्चन होता है वो हुम का यानी कि हुम से होता है, हुम का रिप्लाई होता है। चलिए दोस्तों, इसी तरह हम अपना चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा चौथा एग्जाम्पल है डायना बॉट मार्था ए प्रेजेंट, ये डायना ने मार्था के लिए एक उपहार खरीदा था। तो दोस्तों यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि जो हमारे पहले के वाक्य हैं उन सभी में एक ही ऑब्जेक्ट था, एक एक ऑब्जेक्ट था हर एक वाक्य में। तो जिन वाक्यों में सिर्फ एक ऑब्जेक्ट होता है वो वाक्य का हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जिन वाक्यों में एक सिंगल ऑब्जेक्ट होता है वो वाक्य में वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इस वाक्य में भी एक ही ऑब्जेक्ट है, तो ये भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वाक्य में अगर एक ऑब्जेक्ट होगा तो उसी पर क्रिया का सीधा प्रभाव पड़ेगा, तो इसलिए उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। लेकिन हमारा जो चौथा वाक्य है उसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, मार्था और ए प्रेजेंट। तो दोस्तों इनमें से एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों हमें यहाँ दो क्वेश्चन करने पड़ेंगे। पहला क्वेश्चन तो हमारा ये होगा कि व्हाट डिड डायना बाय, कि डायना ने क्या खरीदा। तो हमारा आंसर होगा ए प्रेजेंट। और दूसरा क्वेश्चन हमें यह करना पड़ेगा whom डिड डायना बाय ए प्रेजेंट, कि जो डायना ने वो उपहार किसके लिए खरीदा। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा मार्था। तो दोस्तों यहाँ पर हम दोनों ऑब्जेक्ट की पहचान तो कर ली, अब हमें यह देखना है कि इसमें कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट है। दोस्तों देखिए, हमें यह देखना होगा कि सबसे पहले किस ऑब्जेक्ट पर क्रिया का सीधा प्रभाव पड़ रहा है। तो दोस्तों हम देखेंगे कि सबसे पहले क्या खरीदा गया, तो पहले प्रेजेंट खरीदा गया होगा, उसके बाद वो किसी को दिया गया होगा। तो जो चीज़ खरीदी गई है वही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इसी पर क्रिया का सीधा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि सबसे पहले प्रेजेंट खरीदा गया होगा, उसके बाद उसका लाभ किसे मिला होगा, मार्था को, यानी कि इस प्रेजेंट को ग्रहण करने वाला, लेने वाला कौन है, मार्था। तो वो वाक्य में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वही वाक्य में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के प्रभाव को ग्रहण करता है, यानी उसे ही वाक्य में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का लाभ मिलता है। चलिए दोस्तों, इसी तरह हमारा पांचवा जो एग्जाम्पल है वो है हर मदर सेंट हर ए चेक, इसकी माता ने उसको एक चेक भेजा। तो हमें पहला क्वेश्चन करना पड़ेगा कि व्हाट डिड हर मदर सेंट, कि उसकी माता ने क्या भेजा। तो हमारा आंसर होगा ए चेक। दूसरा हमारा क्वेश्चन होगा कि whom डिड हर मदर सेंड ए चेक,
कि उसकी माता ने एक चेक किसको भेजा, हमारा आंसर होगा हर। अब यहाँ पर हमने दो ऑब्जेक्ट की पहचान तो कर ली। अब हमें यह देखना होगा कि तो इसमें कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या भेजा गया होगा, एक चेक, और फिर वो किसी को मिला होगा। तो इस क्रिया का सीधा प्रभाव एक चेक पर पड़ेगा जो चीज़ भेजी जा रही है, और जिसको चेक मिल रहा है या इस चेक का जिसे लाभ मिल रहा है हर, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। हमेशा में एक बात ध्यान रखनी है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वाक्य में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का लाभ मिलता है। इसी तरह हमारा जो छठा एग्जाम्पल है वो है शी गेव हिम ए लार्ज एनवेलोप, कि उसने उसे एक लार्ज एनवेलोप मतलब बड़ा लिफाफा दिया। तो इस वाक्य में भी दो ऑब्जेक्ट हैं, हिम और ए लार्ज एनवेलोप। सबसे पहले क्या दिया गया होगा, पहले कोई चीज़ दी जाएगी ना, क्या दिया गया होगा, ए लार्ज एनवेलोप। तो ये वाक्य में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और इसका लाभ किसे मिला होगा, किसको मिला होगा, हिम को। ये वाक्य में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और एक बात और हमें यह ध्यान रखनी चाहिए कि मोस्ट टिपिकली मतलब ज़्यादातर वाक्य में जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो लिविंग थिंग यानी कि संजीव वस्तुएं होती हैं। और व्हाट से जब हम क्वेश्चन करते हैं और हमें जो रिप्लाई मिलता है वो ऑब्जेक्ट हमेशा एक नॉन लिविंग थिंग या निर्जीव वस्तु होती है। और जब हम होम से क्वेश्चन करते हैं और तब हमें आंसर मिलता है तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा संजीव वस्तु यानी कि लिविंग थिंग होती है। चलिए दोस्तों, अब आपको यह पहचानना आ गया होगा कि हम एक वाक्य में ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। हमें ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए व्हाट और होम से क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अगर हमें व्हाट और होम का आंसर मिल जाता है तो उस वाक्य में ऑब्जेक्ट्स है। चलिए दोस्तों, अब हम यह देख लेते हैं कि जब वाक्यों में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक साथ आते हैं तो उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी कि सिंटैक्स क्या होता है। दोस्तों, जब हम वाक्यों में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वर्ब के बाद लिखते हैं तो हमारा जो सिंटैक्स यानी कि सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अब तक हमने जितने भी एग्जांपल्स लिए हैं उनमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद ही आया था। तो हमारे जो एग्जांपल्स हैं वो हम देखते हैं। ही गेव राम ए बुक, उसने राम को एक बुक दी। तो हमारा ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ए बुक हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसी तरह हमारा दूसरा एग्जाम्पल है माई फादर बॉट मी ए बाइसिकल, कि मेरे पिताजी ने मुझे एक साइकिल खरीद कर दी थी। तो यहाँ पर माई फादर सब्जेक्ट है, बोट वर्ब है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ए बाइसिकल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो आप देखेंगे कि दोनों ही वाक्यों में जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो वर्ब के बाद आया है। पहले वाक्य में जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो राम है, वो गेव वर्ब के बाद आया है, और दूसरे वाक्य में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी है, वो बोट वर्ब के बाद आया है। लेकिन ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती। हम वाक्य में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वर्ब के बाद लिख सकते हैं। उस दौरान हमारा जो सिंटैक्स यानी कि सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस प्रीपोजिशन टू एंड फोर और प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वर्ब के पास और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं तो हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को 2 और 4 के द्वारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करना पड़ता है। चलिए एग्जांपल्स में हम देखते हैं। ही गेव ए बुक टू राम, कि उसने राम को एक किताब दी। यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, ए बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और राम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जिसको हमने टू प्रीपोजिशन के द्वारा ए बुक से कनेक्ट
किया है यानी जोड़ा है। जब इसी एग्जाम्पल को हमने पहले लिया था तो राम जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था वो वर्ब के बाद था, और जब हमने इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद लिखा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वर्ब के बाद लिखा तो हमने टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया है। इसी तरह हमारा दूसरा एग्जाम्पल है माय फादर बॉट ए बाइसिकल फॉर मी, कि मेरे पिताजी ने मेरे लिए एक बाइसिकल खरीदी। तो यहाँ पर माय फादर सब्जेक्ट है, बॉट वाक्य की वर्ब है, ए बाइसिकल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने फॉर प्रीपोजिशन के द्वारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से कनेक्ट किया है। जब इसी एग्जाम्पल को हमने पहले लिया था तो हमने कुछ इस प्रकार लिखा था माय फादर बॉट मी बाइसिकल। इसमें मी यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद था और इनडायरेक्ट के बाद आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, जबकि यहाँ पर हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वर्ब के पास लिखा है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखा है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने फॉर प्रीपोजिशन के द्वारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से कनेक्ट किया है। दोस्तों, अगर आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक प्रोनाउन है तो हमेशा आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वर्ब के बाद लिखें और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद लिखें। इससे वाक्य का अर्थ ज़्यादा अच्छी तरह स्पष्ट होता है। जैसे कि माई फादर had a beautiful watch. कि मेरे पिताजी के पास एक सुंदर घड़ी थी। ठीक है, अब माई फादर gave it to me, और मेरे पिताजी ने वह मुझे दे दी थी। तो दोस्तों, जब हमने इस ब्यूटीफुल वॉच का जिक्र दूसरे वाक्य में किया तो हमने इसको एक प्रोनाउन की तरह लिखा, और क्योंकि यह है इट जो कि दूसरे वाक्य में ए ब्यूटीफुल वॉच को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक प्रोनाउन है, तो हमने इसको वर्ब के बाद लिखा और उसके बाद हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को टू के द्वारा इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से कनेक्ट किया। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं कि माई फादर गेव मी इट, तो यह जो आपका सेंटेंस है इसका अर्थ हमें अस्पष्ट सा दिखता है, ज़्यादा स्पष्ट नहीं दिखता। तो इसलिए कोशिश करें कि जब भी आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रोनाउन की तरह ले रहे हों तो उसे वर्ब के बाद रखें और उसके बाद आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रखें। चलिए दोस्तों, यहाँ से आपको आज ऑब्जेक्ट के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और मैं चाहता हूँ कि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों के पास, स्टूडेंट्स के पास, और वो लोग जो अंग्रेजी को अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं उनके पास पहुँचे। तो इसके लिए कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें।